हेलो। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं ना, जिसने इंटरनेट पर सचमुच तहलका मचा दिया है। मतलब सोचिए, एक तरफ युवाओं की बेरोजगारी का भयंकर गुस्सा है और दूसरी तरफ इंटरनेट की असीम ताकत। और इन दोनों के टकराने से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा डिजिटल बवंडर है क्या। अब इस पूरे मामले को हम 5 हिस्सों में डीकोड करेंगे। शुरुआत करेंगे उस बयान से जिसने इस आग को भड़काया। फिर देखेंगे कि यह कॉकरोच जनता पार्टी अंदर से काम कैसे करती है। इसके बाद बात होगी युवाओं के उस मैनिफेस्टो की, जो देखने में मजाक लगता है पर है बहुत सीरियस। इसके साथ ही नेपाल की उस यूथ क्रांति को भी समझेंगे, जिसने एक रैपर को सीधा प्रधानमंत्री बना दिया। और आखिर में डिजिटल दुनिया के उन असली खतरों की बात करेंगे, जैसे हैकिंग और सेंसरशिप, जो इस मूवमेंट के सामने पहाड़ बनकर खड़े हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, किसी भी बड़े बदलाव या आंदोलन के लिए ना एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है। और इस केस में वो चिंगारी आई देश की न्यायपालिका के सबसे ऊंचे स्तर से। हुआ यूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी का एक बयान आया। उनका कहना था, कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता। वे आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब ये सुनकर बेरोजगार युवाओं का भड़कना लाजमी था। उन्हें लगा कि सिस्टम उनकी असली परेशानियों को समझने के बजाय उन्हें बस सिरे से खारिज कर रहा है। हालांकि यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका इशारा देश के आम युवाओं की तरफ बिल्कुल नहीं था। वो तो उन खास लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके मीडिया घरानों में घुसपैठ करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं इंटरनेट की दुनिया कैसे काम करती है। जब तक ये सफाई आई, तब तक मूल बयान का वो छोटा सा हिस्सा वायरल हो चुका था और युवाओं ने तय कर लिया था कि वो इसे अपना हथियार बनाएंगे। और बस यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का। 30 साल के अभिजीत दीपके ने इस व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन की नींव रखी। लेकिन सोचिए, कॉकरोच ही क्यों? खैर, विज्ञान कहता है कि कॉकरोच दुनिया के सबसे खराब और मुश्किल हालातों में भी जिंदा रह सकते हैं। तो युवाओं ने इस अपमान को एक मेडल की तरह अपना लिया, ये दिखाने के लिए कि चाहे बेरोजगारी की कितनी भी मार पड़े, हम हार नहीं मानेंगे। हमारी जिद भी उसी कॉकरोच की तरह है। अब ये तो हुई शुरुआत, लेकिन एक स्थानीय हताशा से निकला ये गुस्सा देखते ही देखते एक प्रॉपर, हालांकि बहुत ही व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन बन गया। आइए थोड़ा करीब से देखते हैं कि ये पार्टी अंदर से कैसे काम करती है। मतलब 50 लाख फॉलोअर्स, और वो भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर। 15 मई की घटना के बाद सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने जो रफ्तार पकड़ी है, वो सच में दिमाग हिला देने वाली है। इंटरनेट पर किसी भी राजनीतिक पेज का इतनी विस्फोटक तेजी से फैलना, ये साफ दिखाता है कि युवाओं के अंदर का गुस्सा और उनका जुड़ाव किस लेवल पर उबल रहा है। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। अगर किसी को इस पार्टी में शामिल होना है तो शर्तें क्या हैं? व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए, शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए और हाँ, प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालना आना चाहिए। एकदम मजाक लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ उनके असली लक्ष्यों को देखिए। वो सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता से भिड़ना चाहते हैं और कॉर्पोरेट मीडिया के दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। ये एक क्लासिक तरीका है अपनी गहरी राजनीतिक हताशा और सामाजिक दर्द को एक व्यंग यानी सटायर की ढाल के पीछे छिपाना। तो मजाक अपनी जगह है, लेकिन जब हम इस पार्टी के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र पर आते हैं, तो माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। अब ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, ये बाकायदा पॉलिसी और रियल राजनीति की बातें हैं। इनकी 5 मुख्य मांगों को जरा ध्यान से सुनिए। पहला, मुख्य न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी का लीगल वोट डिलीट होता है तो उसे आतंकवाद माना जाए। तीसरा, संसद का आकार बढ़ाए बिना महिलाओं को कैबिनेट में 50% आरक्षण मिले। चौथा, अंबानी और अडानी के मीडिया स्वामित्व पर रोक लगे और पक्षपाती एंकर्स की जांच हो। और पांचवा, दल बदल करने वाले नेताओं पर पूरे 20 साल का बैन। मतलब ये मांगे चीख चीख कर बता रही हैं कि आज का युवा चुनावी निष्पक्षता, राजनीतिक फायदों और कॉर्पोरेट मोनोपोली को लेकर कितना ज्यादा डरा हुआ और चिंतित है। और सबसे दिलचस्प बात, ये पूरी पार्टी बिना किसी कॉर्पोरेट फंडिंग के चल रही है और पूरी तरह से सिर्फ एक संस्थापक के भरोसे है।
चाहे हम लेफ्ट की विचारधारा को मानते हो या राइट की। ये मानना ही पड़ेगा कि ये सारी मांगें बिल्कुल एक आम बेरोजगार और किनारे कर दिए गए वोटर के नजरिए से तैयार की गई हैं। उस वोटर के नजरिए से जिसे लगता है कि ये पूरा सिस्टम उसके खिलाफ सेट किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब इंटरनेट पर तो ठीक है, पर क्या असल जिंदगी में, जमीन पर इसका कोई असर हो सकता है? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने पड़ोसी देश नेपाल का हालिया इतिहास देखना है। चलिए नेपाल की टाइमलाइन को डीकोड करते हैं। सितंबर 2025 में वहां की सरकार ने सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि युवा राजनेताओं के अमीर बच्चों और आम जनता की गरीबी के बीच के फासले पर कड़ा विरोध जता रहे थे। लेकिन युवाओं ने क्या किया? उन्होंने वीपीएन का इस्तेमाल किया, बैन को बाईपास किया और यूथ अगेंस्ट करप्शन नाम से एक नया डिजिटल आंदोलन खड़ा कर दिया। विरोध के बीच में ही उन्होंने डिजिटल मिनी इलेक्शंस करवाए, 10,000 लोगों ने वोट डाला और एक अंतरिम राष्ट्रपति चुन लिया। और इसका क्लाइमैक्स, एक रैपर बलीन शाह असल में नेपाल के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। कोई सोच सकता था ऐसा? नेपाल का ये उदाहरण ये साबित करता है कि अगर युवाओं का डिजिटल मूवमेंट पूरी तरह से मोबिलाइज हो जाए ना, तो वो पुराने स्थापित राजनीतिक ढांचों को जड़ से हिला सकता है और कोई भी शुरुआती सेंसरशिप उन्हें रोक नहीं सकती। अब जब हम भारत की बात करते हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, तो सोचिए अगर ये नंबर पूरी तरह से एक साथ आ गए तो सिस्टम में कितने बड़े बदलाव की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। क्या एक डिजिटल सटायर मूवमेंट जो पूरी तरह से इंटरनेट पे पनपा है, वो असल जिंदगी की सख्त सेंसरशिप का सामना कर पाएगा? और यहीं से हम इस पूरे मामले के सबसे रिस्की हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब भी कोई आवाज़ इतनी तेज़ी से बुलंद होती है तो सिस्टम से उसका सीधा टकराव होना तय होता है। अगर हम सीजेपी के सामने खड़े असली खतरों को तटस्थ होकर देखें तो मुख्य रूप से 4 बड़े रिस्क नजर आते हैं। पहला है साइबर अटैक। सीजेपी के इंस्टाग्राम को हैक करने के लिए लगातार फेल हुए लॉगिन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। दूसरा खतरा इसका ढांचा है, क्योंकि इसे चलाने वाले सिर्फ एक ही शख्स हैं तो ये आंदोलन बहुत नाजुक हो जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को निशाना बनाना बहुत आसान है। तीसरा है इनकी विचारधारा का झुकाव। जिस तरह से वो लगातार एक खास मीडिया वर्ग पर निशाना साधते हैं, उससे ऐसा लग सकता है कि वो एक खास विचारधारा की तरफ झुके हुए हैं, जिससे बाकी वोटर्स उनसे कट सकते हैं। और चौथा, प्लेटफॉर्म सेंसरशिप का भारी जोखिम। और ये सेंसरशिप का डर कोई हवाई बात नहीं है। अभी हाल ही में नॉर्वे की रिपोर्टर हेले लांग का ही उदाहरण ले लीजिए, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिना कोई स्पष्टीकरण दिए सस्पेंड कर दिया गया। ये घटना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि हमारे इस रीजन में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और विरोध की आवाज़ों को बंद करने में पलक झपकने जितना भी वक्त नहीं लगता। ऐसे में सीजेपी का सर्वाइवल सच में बहुत मुश्किल और अनिश्चित है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर लाके छोड़ता है। एक तरफ हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी की ताकत और उनका गुस्सा है, और दूसरी तरफ है सिस्टम की ताकत और सेंसरशिप की कठोर सच्चाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बेरोजगार युवाओं का ये व्यंग्यात्मक आंदोलन सच में भारतीय राजनीति की किताब को फिर से लिखेगा, या फिर पहला वोट पड़ने से पहले ही इस आवाज़ को हमेशा के लिए म्यूट कर दिया जाएगा? ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।